वालेकुम जी। प्रोग्राम पे खुशामदीद करेंगे आपको। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद और मेट्रो लाइट प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेट्रो लाइट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फरहा औरंगजेब और आज है मंडे का दिन। आज हम सुबह दोनों सुबह जी थोड़े हाँ। से जो ना वो एनर्जी से भरपूर हैं और थोड़ा सा जो दिन स्लो होता है ना, वीक का स्टार्ट जो थोड़ा स्लो होता है नहीं उसको नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है क्योंकि एनर्जी आपकी बहुत हाई होनी एनर्जी अच्छी है चाहिए। ना, तो उसको हम हाँ, अच्छा करना चाह रहे हैं ताकि आप लोग भी जब देखें ना तो आपको बोरियत फील ना हो नहीं बोरियत और भी नहीं आप हो, बल्कि आपको एनर्जी में रहना पड़ेगा। एनर्जेटिक फील लेकिन करें ना आज हमें के दिन देख का के। आगाज तो हो गया। अभी हमें कुछ लाल नीले पीले हम कुछ बहुत सी बातें कर रहे थे और मैं उनसे ये पूछ रहा था कि आपको फूल कौन सा पसंद है, तो मुझे फरा कह रही थी कि वो रेड रेड रोज पसंद है, रेड व्हाइट रोज। रोजेस, हाँ जी। अच्छा, मुझे व्हाइट रोज पसंद है, इनको रेड रोज पसंद है। तो मैंने कहा चाहिए रोज तो होते हैं लेकिन रोज रोज के चक्कर में फ्लावर्स की भी बड़ी बात कर लेते हैं। हम देखते हैं कि बड़े बंचेस तैयार अब जो किए जाते हैं, बड़े खूबसूरत बंचेस और होते हैं। आजकल तो सीजन भी है ना अच्छे सीजन भी फ्लावर्स है का, तो मुझे इस सीजन में कलरफुल फ्लावर्स फ्लावर्स बहुत भी अच्छे हैं। मिलते फिर हैं। हम देख रहे हैं कि हुकूमती सतह पे भी जगह जगह जो है ना वो एग्जीबिशन से फूलों की लगाई एग्जीबिशंस जाती लगाई है। जा रही बड़ा हैं, बिल्कुल जबरदस्त फ्लावर कलरफुल से माहौल है। फेस्टिवल्स। अब आज का दिन का हम आगाज तो करें और आज जैसे कि हमें पता है कि आज की तारीख क्या है भाई। आज की तारीख जो है वो हमारे पास बताई गई है 5 जनवरी। और 5 जनवरी के हवाले से अगर हम बात करें तो हम आपको बताएंगे कि जी 5 जनवरी के दिन जो दिन मनाया जा रहा होता है वो दिन होता है फ्लावर बकेट डे। और अब हम देखते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि मूवीज वगैरह में जब आप इंग्लिश मूवीज देखें तो उसमें हम देख रहे होते हैं कि जी खास करके लोग जो हैं वो फ्लावर्स एक दूसरे को बुके दे रहे होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जी हमारे यहाँ ना बुके देने का मकसद एक होता है, तो शादी त्योहारों में दे दिया जाता है या तो थैंक्स गिविंग डे पे दिया जाता है, जो कि बहुत कम मनाया जाता या है। हमारे यहाँ ज्यादातर कभी अस्पताल किसी मरीज की इयादत हाँ करने जी। जाएं तो तो वहां भी हम फूल ले जाया अच्छा, करते हैं, वहां पे अब एक चीज है किसी की बड़ा अच्छा। बर्थडे हो। हाँ, अब यहाँ पे एक मैसेज जो है ना वो तमाम लोगों के लिए ये है कि आप अस्पताल अगर जाएं, हम शादी ब्याह में जाते हैं तो फ्लावर्स या एनवलप लेके जाते हैं ना, कोशिश करें जब आप अस्पताल जाएं तो वहां पे भी एक एनवलप जरूर दिया करें। जरूर दिया तो करें, उससे कुछ ना कुछ किसी आपका न किसी एक की कोई हेल्प हाँ हो हेल्प हो जाएगी। जाएगी। एग्जैक्टली। और ये हेल्प नहीं है बल्कि आपका एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है किसी की अपनी ऐसे वक्त में जिस वक्त उसको किसी चीज की बहुत अच्छी या बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये काम करना सबका, मैं कहता हूँ कि 2026 में सब अपनाना शुरू कर दें। और इसके साथ साथ दूसरी चीज जो कि हम आज बात कर रहे हैं फ्लावर्स डे के हवाले से, तो जो बकेट डे है, हम बकेट तो मैं आपके लिए लेकर नहीं आया, वो तो मैं भूल गया, लेकिन यह है कि बकेट डे मनाना चाहिए। जैसे रोज ये मुझे खाने की जो दिन निकाल निकाल के लाते हैं, तो ये मेरे लिए खाने की चीजें लेकर आते हैं। जी, आज ये बकेट लाना भूल गए, ऐसे ही है। बस आज मैं बकेट लाना भूल गया हूं, लेकिन यह है कि जी आपका बकेट जो है वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि अच्छा, अब पहले होता था कि लड़कियों को बड़े अच्छे लगते हैं फ्लावर्स, अच्छे लगते हैं, क्यों लगते बिल्कुल हैं, गर्ल्स को क्यों लगते पसंद हैं? होते हैं, लड़कियों मुझे नहीं पता, लड़कियों का शायद नेचर ऐसा है, शायद उनमें अल्लाह ताला ने एहसासात की बहुत ज्यादा जो है ना इजाफे में रखा है और अच्छा, थोड़ा नाजुक भी बनाया है, तो शायद उस वजह से कह सकते हैं। ठीक है। तो फिर अभी तो फरवरी वैसे ही आ रहा है, फिर उस दिन तो इतनी ज्यादा महंगे हो जाते हैं फूल। वो अब वो फूल कौन 14 से पैक होते की हैं? अगर आप हाँ, बात करें तो उससे हटके मुझे मुझे उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। चलें आप गुड। उस चीज लेकिन आप ये नहीं, बात हम ये कर देखते सकते हैं ना हैं। कि शादी ब्याह के मामलात पे, फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि जी एक ये वैलेंटाइंस डे बड़ा मनाया जा रहा होता है, तो उसमें लोग फ्लावर्स दे रहे होते हैं एक दूसरे को। तो वो मुझे ऐसा लगा कि शायद और ये उसी तरह का मेरा दिन नहीं होगा। ख्याल, फ्लावर्स हाँ, देने के लिए कोई एक दिन आप मुख्तस गुड। कर दें, 14 फरवरी, या इसके अलावा जैसे हम आज का दिन मना रहे हैं, तो आप वैसे भी अगर किसी को देना चाहते हैं, आप अपनी अम्मी को, बहन को, अपनी वाइफ को, अपनी पार्टनर को, तो फूल तो आप किसी भी वक्त कहीं भी दे सही। सकते हैं, और कोई आपको भी पता है दिन दे सुबह सकते सुबह हैं। के वक्त आपने देखा होगा कि सुबह सुबह अगर आप फ्लावर्स को देखें तो कितना एक रिफ्रेशिंग सा एक मूवमेंट आ जाता आ रहा है होता और है। आपकी एक एनर्जी जो होती है वो डबल हो जाती है। तो भाई आज का दिन का जो आगाज है उसमें अगर हम बताएं तो जी बकेट डेज मनाया जा रहा है, लोग जो है वो बकेट दे रहे हैं और इसके साथ साथ खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टोरी की जाने बढ़ेंगे, लेकिन अफसोसनाक कहानियां हैं क्योंकि अच्छा, आज हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी बात करने वाले हैं क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान में खुदकुशी के वाकयात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी हम ये भी देख रहे हैं कि जी खुदकुशी के वाकयात इस तरीके से भी होते हैं कि कोई फैमिली जो है वो अपने ही लोगों को जो है वो जान से मार देता है। क्यों मार रहा है? कभी कभी तो कुछ क्राइम सीन्स होते हैं, लेकिन कभी कभी हमने देखे गुर्बत, अफलास या कोई ऐसी मजबूरी जिसकी वजह से हम देख रहे होते हैं कि जी अफसोसनाक हादसा हो जाते हैं। गुज़िश्ता 2 रोज कबल भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया कराची में माई कोलाची रोड पर, जहां मां और 3 बच्चों के कत्ल का मुलजिम मसरूर हुसैन गिरफ्तार कर लिया गया। पहले बताया जा रहा था कि जो 3 बच्चे हैं उनकी वालदा ने ही उनको कत्ल किया है और उसके बाद वो खुद भी नाले में जो है वो डूब गई। पहले तो ये सारी जो बातें हैं वो सामने आ रही थी, लेकिन बाद में हमने देखा कि खास करके जो है वो ये मामलात जो हैं वो थोड़े से अलग रुख लेने लगे। ऐसे में हमने देखा कि मसरूर हुसैन जो कि उनके शौहर थे, उन्होंने बाकायदा तौर पे तीनों को कत्ल किया और तीनों बच्चों के साथ अपनी वाइफ को भी कत्ल किया। अब जो अंधानोक वाकया है वो कुछ बातें अलग बता रहे हैं। इसी तरीके से इससे पहले भी हमने देखा था कि कुछ स्टोरीज इस तरीके से जो कातिल होता है ना वो कोशिश करता है कि अपने आप को बावला
दिखाए या वो पागल दिखाने की बौखलाहट या कोशिश पागल करे कि उसको कुछ जहनी जहनी मसला मरीज है, ताकि वो जो है वो जुर्म, केस से बच सके या हाँ, सजा मुल्जिम से होने बच के बाद में सके। सजा से बच सके। ऐसे ही कुछ वाकया वो अपने से बताते हैं, वही कह रहे हैं कि जी मेरी जो वाइफ है वो तावीज़ गंडे करती थी, जिसकी वजह से मैंने जो है वो उनको मार दिया, या वो कुछ तावीज़ गंडों की वजह से उनके अपने जो रिलेशन है या जो मामलात हैं उसमें उनको समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने ये कत्ल का जो ये कदम है ये उठा लिया है। तो बहुत ही अफसोसनाक खबर है, और इस पर जितनी मजम्मत की जाए, बल्कि अब इदारों से गुजारिश यही करेंगे कि इस तरीके के हंसता बसता घर हो और ऐसे मामलात हों तो उसको देखना चाहिए। लेकिन बात वहाँ पे यही आ जाती है कि हम लोग कदर भूल गए हैं, एक इंसान की जो खुद की कदर होती है वो हम करना भूल गए हैं। तो हमें मिलकर कोशिशें करनी होगी कि हम एक दूसरे का ख्याल कर सकें, हम एक दूसरे से बात कर सकें। हम जिस तरीके से सोशल मीडिया दौर में है तो फरा हम लोग खैरियत या तो सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, अरे आज के दिन में इसने स्टेटस लगा दिया, इसका मतलब आज ये बड़ा खुश है। हमें नहीं पता कि वो अंदर से शायद खुश है या वो लोगों को दिखा रहा है। लेकिन देखिए जितनी तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है और जितनी तेजी से लोग तरक्की कर रहे हैं, मुल्क तरक्की कर रहे हैं मुख्तलिफ, तो हमारे पास रिश्तों की कदर भी ना उसी हिसाब से होनी चाहिए। चाहे आपका वक्त अच्छा चल रहा हो, बुरा चल रहा हो, लेकिन आप अपने रिश्तेदारों की माँ बहन बाप बेटी या शौहर बीवी, तो उस तरह से अपने रिश्तों को लेकर चले। और छोटी छोटी बातों पर इस तरह के कदम उठाना, पूरा एक खानदान एक साथ खत्म कर देना, तो ये बहुत ही एक अजीब बात है। आपके बच्चे हों, आपकी बीवी हो, शौहर हो, थोड़ा बहुत सोचना जरूर चाहिए। अच्छा, इस पे एक और जो अहम पेशरफ सामने आई है, मकतूला अनीला के भाई मुस्तफ़ा ने कहा है कि बहन से एक हफ्ते कबल आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। 30 दिसंबर से बहन का मोबाइल नंबर बंद था। 2 रोज कबल बहन के घर गया तो ताला लगा हुआ था। भाई उसका मुस्तफ़ा है जिन्होंने बताया है कि 2.5 साल कबल बहन को शौहर ने तलाक दे दी थी, जिसके बाद अनीला बच्चों की किफालत कर रही थी। भांजी और 2 भांजे पढ़ते थे, जबकि अनीला खारदर की रिहायशी बताई जा रही। तो ये सारे मामलात हैं। कत्ल जो किया गया है वो अक्सर ऐसा होता है कि जी मुतालिका जो खातून होती हैं, जब वो अकेले रह रही होती हैं या अकेले वो, देखिए एम्पावरमेंट जो हमारे मुल्क में जिस तरीके से हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो डेफिनेटली अगर मामला नहीं बन रहे हैं, अब जब आपकी तलाक हो चुकी थी, आपका उससे कोई रिश्ता नहीं था, और अगर वो अपने बच्चों की कफालत खुद कर रही थी, तो फिर आपको ये हक भी नहीं पहुंचता है। और वैसे भी हमें ये हक नहीं पहुंचता, अगर आप कफालत कर भी रहे हैं, अगर आप शौहर हैं भी उस औरत के, तो आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप उसकी जान ले लें। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब इदारों से गुजारिश यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ाया जाए और कैफले किरदार तक उस मुलजिम की सज़ा को पहुंचाया जाए। दूसरी जानिब अब हम बात करेंगे कुछ सेहत के हवाले से, जहाँ पे हम देखते हैं कि जी रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह सुबह बहुत सारे लोग हमें पार्क में नज़र आते हैं, जॉगिंग करते हुए दिखाई देते हैं। आप जाती हैं जॉगिंग करने? सुबह में तो मैं यहाँ आ रही होती हूँ तो मैं जॉगिंग का टाइम निकाल नहीं पाती हूँ, लेकिन ये है कि कोशिश जरूर करती हूँ कि थोड़ा बहुत सुबह 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 रात में अक्सर वापसी पर, हाँ ऐसा ही है कि कभी अगर शाम में टाइम मिल जाता है तो वॉक। अच्छा, स्क्रीन पे जितने लोग आते हैं ना, उनका 2-3 चीज़ें उनकी लाइफ में एक हैबिचुअल है। वो ये है कि या तो वो सुबह सुबह उठ के वॉक करेंगे, जॉगिंग करेंगे, या वो कोई एक्सरसाइज कर रहे होंगे, या तो वो कुछ ना कुछ ऐसी मेडिटेशन या कुछ ऐसे समझ लें कि जी कामों में लगे होंगे जिससे उनकी जहनी नशोनुमा और जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ उनकी जो कहते हैं ना कि जी स्क्रीन वाले लोग हैं तो अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान भर में लोगों ने अपने आप को अच्छा रखना, सेहतमंद रखना शुरू कर दिया है। और वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जी वो जो इंटरनेशनल लेवल पे रेस का इनेकाद होता है जिसे मैराथन कहा जाता है, तो जी अब मैराथन में लोग हिस्सा भी लेते हैं। हर 2 से 3 महीने के बाद हम ये देखते हैं कि जी कोई ना कोई ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि एक मैराथन रेस का इनेकाद करती है, तकरीबन 42 मीटर की। फिर इसके साथ हम देखते हैं कि कुछ छोटी और कुछ बड़ी मैराथन का इनेकाद इसी तरीके से कराची में किया गया। और कराची में किया गया, ये ओपन एक इन्विटेशन था पूरे कराची के अवाम का, और ये कहा गया था कि जहां जहां से लोग चाहे वो इसमें पार्टिसिपेट करें। एक दिन पहले उनकी रजिस्ट्रेशन होने लगी, इवन कि जिस दिन सुबह सुबह का टाइम था तो सुबह भी रजिस्ट्रेशन चल रही थी। ये कल की हम बात बता रहे हैं, संडे की। तो बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन हिस्सा लेने के बाद जब लोग मैदान में आए और लोगों ने वो रेस करनी शुरू की, और वो जो जॉगिंग ट्रैक पूरा बना हुआ था वहां जब उन्होंने जॉगिंग वगैरह किया, तो जी बताया जा रहा है कि आलमी मेयार की जो मैराथन है वो इसरार खटक ने जीत ली है। तो ये एक बड़ा एक अच्छा मौका है। पूरी कराची के लोग जो है वो उस वक्त हम ये देखते हैं कि जी आते हैं, खास करके पाकिस्तान के शहर कराची में, और कराची में जब इस रेस का इनेकाद किया जाता है तो हर शहर हर इलाके के लोग जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैराथन का जो फ़ायदा है वो ये है कि जो विन करता है तो भाई वो एक आलमी मयार की रेस है, तो भाई उसका नाम रोशन हो जाता है। अगर आप भी हीरो बनना चाहते हैं तो नेक्स्ट मैराथन में आपने हिस्सा लेना है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी पूरा साल।
पूरे महीने, क्योंकि इसके बगैर तो मैराथन में हिस्सा ले ही नहीं सकते, क्योंकि हम ये देखते हैं ना कि 42 मीटर्स की आप हम कहें कि जी किलोमीटर की अगर रेस भी हो रही है, 2 किलोमीटर की हो रही है, 3 किलोमीटर की रेस हो रही है, तो आपके लिए स्टेमिना होना चाहिए। और स्टेमिना कैसे आएगा? जब रेगुलर बेसिस पे आप वॉक करेंगे, तो भाई वॉक जरूर करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा होता रहेगा। जाहिर है वक्त के साथ साथ चीज़ों में और बेहतरी आती जाएगी। नेक्स्ट स्टोरी के जाने बढ़ जाए। ठीक है जी, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं क्या है स्टोरी में। बिल्कुल, हम नेक्स्ट स्टोरी की जाने बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी पाकिस्तानी खातून से मिलकर आबदीदा हो गए हैं। न्यूयॉर्क के मेयर हैं ज़हरान ममदानी। शहरियों से मुलाकात के दौरान एक पाकिस्तानी खातून से मिलकर आबदीदा हो गए हैं। ज़हरान ममदानी मेयर नए मुंतखब हुए हैं। 142 शहरियों से मुलाकात की है और उनकी परेशानियों और शहर उनके लिए उनकी तजावीज़ जो हैं वो उन्होंने सुनी है। इसी मुलाकात में एक पाकिस्तानी खातून ने भी उनसे मुलाकात की। खातून ने ज़हरान ममदानी से कहा कि उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, इसलिए वो कुछ लिख कर लाई हैं। उसके बाद उन्होंने ज़हरान ममदानी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ऐसी दुनिया में जहां लोग मुत्तहिद नहीं है, उन्हें लोगों में नरम दिली जो है ना उन्होंने पैदा की और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि आप जैसे लोगों ने आने के बाद न्यूयॉर्क शहर का नक्शा बदल दिया है। न्यूयॉर्क के जो शहरी हैं उनका दिल आपने नरम कर दिया, और ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट उनकी जानिब से ज़हरान ममदानी को दिया गया। बिल्कुल जी, ज़हरान ममदानी की अगर हम बात करें तो वो पहले मेयर हैं न्यूयॉर्क के, जो कि पहले मुस्लिम मेयर हैं। फिर दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है, आपको पता है वो लाहौर से खातून आई थी और उन्होंने उर्दू में उनसे बात की, तो उन्होंने उर्दू में सारे जवाब दिए, तो ये चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव थी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि टैक्टिक्स होते हैं कि आप अपनी आवाम को अपनी तरफ ग्रैब करने के लिए अपनी लैंग्वेज से बात करना शुरू कर देते हैं, तो लोग उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये तो चीज़ है, लेकिन हमने उनको उनकी अपनी ज़ाती लाइफ में भी ऐसे ही देखा है कि वो अपनी ज़ाती लाइफ में भी जो है वो लोगों के साथ इसी तरीके से पेश आते हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क का कोई बाशिंदा हो, चाहे वो न्यूयॉर्क के बगैर किसी दूसरे मुल्क से आया हुआ हो, लेकिन सबकी बात भी सुनते हैं और सबकी सजेशन का ख्याल करते हैं। अब जब सजेशन की बात आ रही है तो वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूथ के लिए वो बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, और इसी तरीके से पूरी दुनिया में अब हम देख रहे हैं कि 2026 शुरू हो चुका है, और 2026 क्योंकि यूथ के हवाले से बताया जा रहा है, तो अब पाकिस्तान में भी यूथ के हवाले से काम होना शुरू हो गया है। जहाँ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे, अब हमें करना चाहिए यूथ एम्पावरमेंट की बात करनी चाहिए। अभी तक जो है ना हम देख रहे थे कि जी वुमेन्स के हवाले से बात होती है या हम इक्वालिटी के ऊपर बात कर रहे होते हैं, लेकिन अब हमें वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ यूथ एम्पावरमेंट पे बात करनी है, अपने लोगों को आगे लेकर आना है। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी गुज़िश्ता 3-4 दिन पहले भी गुजर रही थी, जिसमें फजीला काजी के बेटे के बारे में बताया जा रहा था। हम उसकी स्टोरी आपको कल जरूर बताएंगे, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है उसके अंदर, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी अब जो यूथ है ना उसके लिए सबको मिलकर काम करना। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि देखिए ज़हरान ममदानी जब इलेक्ट हुए थे ना, तो एक हमने देखा सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा हो गया था। एक तो वो मुस्लिम थे और ऊपर से फिर वो मद्दे मुकाबल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कुछ हम क्या कहते हैं, हम उनके हिमायत याफ्ता कुछ लोग थे जो उनसे लड़ रहे थे। तो जब वो इलेक्ट हुए तो लोग बहुत ज़्यादा आबदीदा हो गए, बहुत इमोशनल उन्होंने, और इवन नॉट सिर्फ अमेरिका की बात नहीं करेंगे, सिर्फ न्यूयॉर्क के मुसलमानों की बात नहीं करेंगे, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान रहते हैं वो सब उनसे जो ना इमोशनली अपने आप को कनेक्ट एक फील करने लगे। तो ये खातून भी जो है वो न्यूयॉर्क में रहती है, लेकिन उनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर लाहौर से है, और उन्होंने कहा कि मैं दुनिया में एक बार लाहौर ज़रूर गया हूँ और थोड़ी बहुत उर्दू भी बोल लेता हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने कहा कि आपका दिल जो है ना वो बहुत नरम है, और आप जो हमारी यूथ है, जो हमारा मतलब उनका जो सिटी है न्यूयॉर्क, उसके लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, और उनको उनकी आंखों में एक सच्चाई नजर आती है। बिल्कुल। अच्छा, आपको पता है कि ज़हरान ममदानी की तो हम बात करें, वहीं पर ही हमारी पाकिस्तान की एक ऐसी खातून है जो कि पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने पूरी एजुकेशन कंप्लीट की, और उसके बाद वो बाहर मुल्क गई। वहां जाने के बाद वो यूरोप जाके वहां से उन्होंने स्टडी की है, और वहां से वो मैं कहूँगा कि यूनाइटेड नेशन की वो अब मेंबर भी हैं। उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने जेनेवा एकेडमी से तरबियत कोर्स मुकम्मल किया है, उसके साथ साथ यूरोपीय पार्लियामेंट समेत मुख्तलिफ यूरोपीय इदारों का उन्होंने दौरा भी किया है। इस बैनुल-अक़वामी तजुर्बे ने उनको इंसानी हुकूक और पायदारी तरक्की के लिए काम करने की उनमें इतनी सलाहियत है कि अब उसके लिए वो आगे बढ़ते हुए काम कर रही हैं। इसी तरीके से SDGs के कामों को भी वो मजबूती के साथ करने का इरादा रखती हैं, और बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल
इंटरनेशनल रिसर्चर के तौर पर पायदार तरक्याती अहदाफ पर भी काम कर रही हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नाजिया नाज की, जो कि पाकिस्तान का फख्र है, पाकिस्तान का नाम रोशन करके पाकिस्तान आई है और पाकिस्तान की यूथ के लिए काम करना चाहती हैं। तो यहाँ तो वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन वापस आएंगे तो हम जरूर उनसे मुलाकात करवाएंगे। हमारी मेहमान आज की पहली मेहमान होंगी और हम चाहते हैं कि उनसे हम बहुत कुछ सवाल भी करेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ये प्रोग्राम यूथ जरूर देखें क्योंकि उनके लिए बहुत सारे मौके वो लेकर आई हैं। तो जी हाँ, वक्त है ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइफ। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और अब से कुछ देर कबल हम बात कर रहे थे ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू तो हो रही थी। चूंकि ह्यूमन राइट्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा एक, हम कहते हैं ना कि हमारा नज़रिया फ़ौरन से चले जाता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें। ह्यूमन राइट्स पे पाकिस्तान में बहुत सी बात भी हो रही होती है, कमीशंस बनाए गए हैं, इसके साथ साथ काम होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ऐसे में हम ये देख रहे हैं फरा कि ह्यूमन राइट्स का अब जो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से कोई भी अगर वाकया रोनुमा हो जाता है, कोई क्राइम सीन हो जाता है, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ह्यूमन राइट्स का एक बड़ा किरदार नजर आया। ऐसे में जब हम ब्रेक पे जा रहे थे, हमने आपको बताया था कि हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने एक तरबियती कोर्स जेनेवा से भी किया है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा उभरता हुआ नाम है। हमारे साथ नाजिया नाज मौजूद हैं, उनसे बहुत सारी गुफ्तगू भी होगी, सिर्फ ह्यूमन राइट्स के हवाले से नहीं बल्कि और भी ऐसी बात होगी जो कि यूथ के हवाले से होगी, क्योंकि यूथ के हवाले से हमने ये बताया कि 2026 का जो साल है वो यूथ का साल है और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से जेंजीज के बाद अल्फा और अब बीटा का सिलसिला जो वो शुरू हो चुका है और आने वाले वक्तों में, जिस तरह से हमने अपने नाज़रीन से वादा किया था कि आने वाले वक्तों में हम आप लोगों को ऐसे मेहमानों से मिलाएंगे जो कि आपके फ्यूचर की जो आपके गोल्स हैं उसमें वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में, हमारे साथ ऑन बोर्ड हुई हुई है नाजिया नाज को हमने वेलकम किया है। नाजिया नाज, सबसे पहले तो हम वेलकम करें अपने प्रोग्राम में आपको, कैसी हैं आप? थैंक यू जी। सुबह सुबह हमने आपको जगा दिया नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। ओके, अच्छा नाजिया नाज, आपकी जर्नी, क्योंकि अभी तक जो हम अब ब्रेक पे जा रहे थे तो हमने सिर्फ बताया कि नाजिया ने किस तरीके से जो है वो मेहनत की है, किस तरीके से नाम बनाया और अपने आप अपने बलबूते पे बनाया। ये करेज भी बड़े कम लोगों में होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। और खास तौर पे जब हमारी सोसाइटी जहाँ पर थोड़ा सा पलड़ा जो है वो मर्दों का भारी हो, वहाँ पर औरतें जो है वो कोशिश करती हैं कि खुद से मेहनत करें और खुद अपने बलबूते पे कुछ कर दिखाएं। तो मेरा ख्याल है कि नाजिया ने भी कुछ इसी तरह की सिचुएशंस को फेस किया है। तो हम नाजिया से जर्नी पहले पूछेंगे और उसके बाद फिर हम जानेंगे और भी कि अब आने वाले वक्तों में क्या क्या नया पाकिस्तान के लिए वो करने के लिए जा रही है। नाजिया, कितना मुश्किल मरहला था जाहिर अकेले किसी मैदान के लिए किसी मैदान में उतर जाना और फिर सारे कंपटीशन को फेस करते हुए अपना नाम बनाना? हाँ, ये मुश्किल था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बहुत आसान था, क्योंकि जितनी अचीवमेंट मुझे मिली मुश्किल के बाद, तो मुझे लगता है कि वो मुश्किल नहीं थी और वो मेरा एक सफ़र था जो मुझे लर्न करा गया, सिखा गया कि मुश्किलात होती क्या है। मैंने एमफिल करने का शौक़ हुआ तो मैंने डिपार्टमेंट, मेरा एरिया स्टडी सेंटर फॉर यूरोप था कराची यूनिवर्सिटी में। तो मैं कह रही थी मुझे यूरोप के में क्यों मिल गया एडमिशन, यूरोप से मेरा क्या होगा फ्यूचर में, यूरोप से तो मेरा कोई लिंक नहीं है ना, मुझे यूरोप जाना था। लेकिन खैर एमफिल किया, तो एमफिल करते करते आपको अच्छे मेंटोर मिलते हैं। तो उसमें यह कि मुझे 2-3 रिसर्चर इंटरनेशनली मिल गए, तो उनके साथ मैं काम करती रही। तो उसमें 2 फ़ायदे ये हुए कि मैंने जेनीवा एकेडमी स्विट्ज़रलैंड, मैंने अपने आप से ज़िद की कि मैं वहाँ जाऊँगी और जाकर वहाँ से पढ़ूंगी। तो मुझे सबने कहा ये तो नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता कि जेनीवा एकेडमी, क्योंकि जेनीवा एकेडमी स्विट्ज़रलैंड में मोस्टली यूनाइटेड नेशन के थिंक टैंक पढ़ाते हैं, डेनिस इंस्टीट्यूट के थिंक टैंक। तो वहाँ पे इतनी मुश्किल से मतलब बहुत मुश्किल है वहाँ एडमिशन मिलना, उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि मेरे 4 बच्चे थे, एक नॉर्मल सी जॉब मेरी और मेरे हस्बैंड की, तो ये मुश्किल था, लेकिन बहरहाल मैंने किया। और उसके बाद मैंने जब अप्लाई किया तो क्योंकि मैंने टेस्ट क्वालिफाई किया और पूरे पाकिस्तान में वाहिद वो मैं लेडी ऑफिसर हूँ या यूथ हूँ या वुमेन हूँ जिसने वो कोर्स किया है, नेशनल एक्शन प्लान बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स। तो वो मैंने जेनीवा एकेडमी से करके उसके बाद मैंने अप्लाई किया मुख्तलिफ जगह एज आ इंटरनेशनल रिसर्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में यूनाइटेड नेशन पैक्ट ऑफ द फ्यूचर, समिट ऑफ द फ्यूचर, अब न्यू एजेंडा यूनाइटेड नेशन का, उसमें मैंने अप्लाई किया, उसमें मैंने क्वालिफाई किया। उसमें मैं 1.5 साल से रिसर्च कर रही हूँ। मेरी रिसर्च यूनाइटेड नेशन में मौजूद है, उनकी लिस्ट न्यूज़ लेटर पे मौजूद है और फर्दर मेरे पास
अलग अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। और मैं ये समझती हूँ वो जो मेहनत थी मेरी माजी की, दिन रात की, जॉब भी मैं करती थी, बच्चों को भी मैं देखती थी, घर भी देखती थी, रिश्तेदारों को भी, क्योंकि आप समझ सकती हैं खातून के साथ जो है हर माँ हर चीज़ उन को सब के बैलेंस बाद करना। मैं कहती थी रात मेरी है, वो किसी की नहीं है। मैं उसमें कुछ भी करूँ तो पूरी रात में पढ़ती थी और 3-4 बजे सोती थी। लेकिन यकीन करें मैं यूथ के लिए ये मैसेज देती रहूँगी और देना चाहूँगी कि किताबें पकड़ें, नॉलेज हासिल करें, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती। क्या बात है भाई, जबरदस्त। और जेनेवा का जो प्लेटफॉर्म है उसमें हम देखें ह्यूमन राइट्स का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें 16वें नंबर पे हमने देखा कि पाकिस्तान का नाम है, और उस पाकिस्तान के नाम के साथ जो लिस्ट का कैंडिडेट है उसमें नाजिया नाज का नाम जुड़ा हुआ। तो बड़ी एक हम कहेंगे कि फख्र की बात है पूरे पाकिस्तान के लिए, सिर्फ यूनाइटेड नेशन ही बल्कि अपने मुल्क के बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करने का अज़म रखती हैं। अब यूथ की हम बात करेंगे, जिस तरीके से नाजिया हमने देखा कि ये वाला साल 2026 अब यूथ के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जी अब सियासी अगर हम तंजीमें देखें या हम सियासी मामला देखें, या अब हम ऐसे देखते हैं कि गवर्नेंस बॉडीज जितनी भी बड़ी बड़ी हैं वो यूथ को बहुत इनकरेज कर रही हैं। तो आप क्या समझती हैं कि यूथ को अब आगे बढ़ना होगा, या यूथ के लिए खास करके अभी भी हम देखते हैं कि जी वो डिजिटल ऐप्स पे या वो समझ लें कि टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए सिर्फ इस्तेमाल करें तो मोबाइल फोन इस्तेमाल करें, और इससे हट के क्या क्या करना होगा? देखिए सबसे पहले तो मैं नेशनल लेवल पे बात करूंगी कि हमारी यूथ को मोबाइल और नेट तो मिल गया है लेकिन उसका यूज़ नहीं मिला, यूज नहीं करना आया। तो उसका यूज़, क्योंकि ये मोबाइल ही था जो मैं जेनीवा चली गई, ये मोबाइल ही था जो मैं आज यूनाइटेड नेशन में काम कर रही हूँ। मतलब कोई और सोर्स मैंने अल्लाह की बात मांगी भी नहीं और मुझे मिली भी नहीं। अब फॉर्चुनेट था या अनफॉर्चुनेट था, तो ये मोबाइल का जो यूज़ है ना ये बहुत बड़ा है, हमें ये सिखाना होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं इस वक्त कितनी खुदकुशियाँ हो रही हैं, 149 खुदकुशी सिर्फ सिंध में हुई है। अब खुदकुशी का मेयार ये कि एक नहीं हो रहा, 3 दोस्तों ने कर ली, आपने सुना होगा थर पारकर में, नगर पारकर में। उसके बाद यानी कि ये भी एक्सपेक्ट है कि जितनी तेजी से ट्रांसफॉर्मिंग हो रही है दुनिया, डिजिटलाइज हो रही है, और इस वक्त दौर ही डिजिटलाइजेशन का, एक ऐसे दौर में हमारे पास यूथ के पास मोबाइल तो आ गया ही नहीं आओ, नेट भी किसी ना किसी तरह आ गया, लेकिन उसका यूज़ दिलवाना गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सिविल सोसाइटी, डिफेंडर, हम सब की ये म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया की भी, कि हम इसका यूज़ बताएं, क्योंकि इसका नेगेटिव यूज़ जो है वो तबाही की तरफ लेके जा रहा है। ये तो हो गया नेशनल। अच्छा, इंटरनेशनल में आपको बताऊं कि मे बी कि आपकी नॉलेज में हो या नहीं, इस वक्त जो है पैक्ट ऑफ द फ्यूचर, समिट ऑफ द फ्यूचर, आपने सुना होगा, ह्यूमन राइट्स पे पूरी दुनिया चल रही है। जितनी भी ममालिक है उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, रेटिफिकेशन की हुई है। उसके बाद वो जो अम्ब्रेला है यूनाइटेड नेशन UDHR, उसको लेके चल रही है। लेकिन UDHR के नीचे बहुत सारी ट्रांसफॉर्मिंग हुई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए। अभी जो नया एजेंडा है साल 2 साल में आया, खासतौर इस साल, UN80 एजेंडा, आप सर्च करिएगा, पैक्ट ऑफ द फ्यूचर, समिट ऑफ द फ्यूचर, UN80 एजेंडा है यही कि अब तक 78 साल हो गए यूनाइटेड नेशन को, 80 साल, तो वो चीज़ें अचीवमेंट नहीं हुई जो वो चाह रहे थे। यूथ आजकल बहुत जो है, खुद यूरोप की भी, US की भी और डेवलपिंग कंट्री की भी यूथ जो है साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा नफ्सियात का शिकार हो चुकी है। अब उसमें ये है कि उन्होंने एक नया काम किया जो मुझे फ़िलहाल पाकिस्तान में इस तरह नज़र नहीं आ रहा जैसे कि यूरोप कर रहा है। उन्होंने ये किया कि अपनी हर डिसीजन मेकिंग में यूथ को शामिल कर लिया। क्योंकि अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी स्पेन में, उसमें मैं भी थी, उसमें उन्होंने 14-15 साल से लेके 20-22 साल तक की यूथ को बुलाया था। उसमें वो उनसे डिसीजन ले रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखें पूरी दुनिया, पूरे यूरोप में इस वक्त हर महीने कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पूरी दुनिया के यूथ को बुला रहे हैं। हर महीने एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो यूथ के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया कि वो डिसीजन मेकिंग में आए। अच्छा, जब यूथ डिसीजन मेकिंग में आएगी तो वो अपने लिए सोचेगी, जब वो अपने लिए सोचेगी तो वो दूसरे यूथ उससे रिफ्लेक्ट होंगे। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान में जैसे होना चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनली हो रहा है। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि हमारी भी मुल्क की जो आबादी है वो तकरीबन नौजवानों की है, 55%, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या समझती हैं कि आने वाले वक्त में या इस वक्त जो हमारी हुकूमतें हैं वक्त की, उनको क्या फैसले करने चाहिए कि वो अपनी यूथ को उस तरह से मोटिवेट कर सकें, बजाय कि ये खुदकुशी करें, बजाय कि ये किसी गलत काम में पड़ जाएं? तो किस तरह से आप, कौन से या इस तरह के कोई इदारे हम कायम कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी हमारे पास इदारे हैं वो किस तरह से ऐसा काम कर सकते हैं जो यूथ को मोटिवेट करें, जैसे आगे बढ़ सके? जैसे आप दूसरे मुल्कों की यूथ की बात करिए कि वो दुनिया भर से लोगों को बुलाया जाता है, तो क्या इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए या हमारे मुल्क के नौजवानों को भी वहां पे बुलाना चाहिए?
आपका सवाल लास्ट तो बहुत ही अच्छा है। क्या ऐसी कॉन्फ्रेंसेस, अच्छा जब मैं, क्योंकि मैंने 10-12 कॉन्फ्रेंसेस करी और मैं यूरोप के 10-12 कंट्रीज में गई, तो मैंने फीस पे की उसकी। जी। पूरी दुनिया के लोग वहाँ फीस पे कर रहे हैं। आप सोचें कि वो मजीद अमीर तरीन हो रहे हैं। एक बंदा 6-6, 7-7 दिन के कोर्स के 7-8 लाख रुपए दे रहा है। बिल्कुल। तो जब वो यूरोप, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस से लोग आ रहे हैं तो उनकी तो इकोनॉमिक मजीद बेहतर हो रही है और वो छोटे छोटे कोर्सेज करवा रहे हैं। तो वो कोर्सेज हमारे यहाँ भी हो सकते हैं। इससे हमारे दरवाजे खुलेंगे। जैसे एक वक्त में जर्मनी हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, जर्मनी से लोग। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि ये जो आपने बात की है कि हम क्या करें, इसके लिए ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ यूथ पर भी, तो मेरा काम ही, क्योंकि एज आ इंटरनेशनल रिसर्चर हमारा काम ही यही है कि डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, उसमें हम गैप फाइंड करें कि ये इतना गैप क्यों बढ़ रहा है कि अब अच्छा, उसमें जो सबसे बड़ा गैप है ना, गवर्नमेंट को सबसे पहले ये एक्शन लेना होगा कि जो हमारा जितना भी एजुकेशनल सिस्टम है वो बहुत ओल्ड है। और यकीन करें वो सिस्टम, जब एक बंदा BA MA करके, आप और मैं फॉर्चुनेटली यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, हमसे ज्यादा अच्छी नॉलेज है, ग्रास रूट लेवल पे हमसे ज्यादा काम किया है, पढ़ा, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो अब क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो स्किल्स चाहिए आज के डिजिटल दुनिया को और वो जो पढ़ाई जा रही है वो दोनों मैच ही नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये काम करना होगा जो हमारी यूथ को पढ़ाया जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है। वो आज दुनिया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम कर रही है और हम आज प्राइमरी की एक्सेस पे काम कर रहे हैं। जैसे कि इस वक्त हमारे 6.5 मिलियन बच्चे सिर्फ सिंध के आउट ऑफ स्कूल हैं। पूरे पाकिस्तान के 2 करोड़ बच्चे, यानी कि पूरी दुनिया का हमारे पाकिस्तान का हर 10वां बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। कल उसका फ्यूचर क्या होगा? तो एक तो वो इनरोल नहीं हो रहे, दूसरा जो एजुकेशन है, एक तो बड़े अच्छे स्कूल है, एक बच्चा सिटी में फैल्कन में पढ़ रहा है, एक बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है बेरिया में, यकीनन वो कुछ ना कुछ ले रहा है। अब आप सोचें जो बहुत बड़ी तादाद गवर्नमेंट स्कूल में और छोटे प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ क्वालिटी का क्या मेयार है, आप हम सब जानते हैं ना। अब वो बच्चे क्या फ्यूचर लेंगे, उनको कैसे मौके दिए जाएंगे? तो यकीनन अब हमें इस वक्त ये सोचना होगा कि इतनी तेजी से जो दुनिया बदल रही है, हम अपने सिलेबस को बदलें। इसमें फेडरल मिनिस्ट्री, प्रोफेशनल मिनिस्ट्री और तमाम लोग अपना रोल प्ले करें और जो कैरिकुलम है उसको चेंज करें। सही, कैरिकुलम को हमें चेंज करना होगा ताकि हम अपने स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनली तरीके से मेंटेन कर सकें। दैट्स रियली गुड। लेकिन दूसरी जानिब अब जिस तरीके से यूथ की हम बात कर रहे हैं, यूथ को चांसेस भी दिए जाते हैं। अब गवर्नमेंट की सतह पर जिस तरीके से हमने देखा कि स्पोर्ट्स के मैदानों का भी आबाद किया गया, अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध का बड़ा एक इसमें किरदार हमें नजर आया। जिस तरीके से हमने देखा था कि जी बच्चे जो है वो मैदानों में हमें नजर नहीं आते थे, बच्चे सोशल मीडिया पे हमें सब नजर आए। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से मैदान क्रिएट किए गए, इसी तरीके से अब हमें स्कूलों को आबाद करना होगा? तो इसके लिए हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं या यूनाइटेड नेशंस की जानिब से कुछ ऐसे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि जहां पे मिलकर या कोई हम इस तरीके से देखें कि वो कहते हैं ना कि जी कोलैबोरेशन के साथ कुछ अच्छी समझ लें कि बच्चों की तालीम के लिए या सर्टिफिकेशन के लिए काम हो रहा हो? देखिए, यूनेस्को टोटल एजुकेशन पे काम कर रहा है और पाकिस्तान में यूनेस्को एक्टिवली काम कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान दुनिया का 10वां मुल्क है जो बहुत बड़ी तादाद में फंडिंग लेता है। तो हम अपने फंड्स को और अपनी जो इमदाद हम ले रहे हैं, एक छोटी सी बात मैं करूंगी और बहुत इंफॉर्मेटिव है। यूरोपीय यूनियन 27 मुल्कों पर मुंजमी है। उसकी जो आबादी है वो 55.5 करोड़ है। अच्छा, उन्होंने क्या किया, डेवलपिंग कंट्री के लिए एक इंटेंसिव है GSP+, जिसको उन्होंने कहा कि जिसको वो स्टेटस देते हैं उसका टैरिफ फ्री है, यानी वो आए उनके मुल्क में फ्री, यानी कि अगर ये मोबाइल यहाँ पे 2000 का बना है और वहाँ हम 20,000 का भेजेंगे तो पूरे 18,000 हमें मिलेंगे, यानी कि ये। अच्छा, अब इस GSP+ के स्टेटस से पाकिस्तान को 6.1 बिलियन यूरोस मिलते हैं पर ईयर। सर जाते कहाँ? सवाल तो ये पैदा होता है। अच्छा, एक चीज हो गई जी, ये कितनी बड़ी रकम है जो तकरीबन खरब में बनती है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर ये टैरिफ खत्म हो जाए, ये GSP+ खत्म हो जाए तो 45% इंडस्ट्री पाकिस्तान की क्लॉथ खत्म हो जाए। अब इसका सुनो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मैकेनिज्म दिया कि उनकी 27 कन्वेंशन है, 7 ह्यूमन राइट्स की हैं, 7 लेबर्स की हैं, गुड गवर्नेंस की है। अब वो सब कहते हैं इसको फॉलो करें। अब 2014 से ये स्टेटस हमारे पास है। उनकी जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि आप यूथ के लिए मैदान मौके दें, आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम करें, चाइल्ड लेबर को रोकें। 17 लाख बच्चे इस वक्त सिंध के चाइल्ड लेबर हैं। तो अब हमारे पास मराद तो आ रही है। ये मेरा और आपका काम ये है कि मैं एज आ इंटरनेशनल रिसर्चर, एकेडमिया, आप भी एकेडमिया ही हैं, मैं समझती हूँ सहाफ़ी सबसे बड़ा एकेडमिया है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा सूरत हाल जानते हैं, रोज़ाना देख रहे हैं चीज़ों को।
अब ये हमारा आपका नहीं, ये फेडरल मिनिस्ट्री का, प्रोफेशनल मिनिस्ट्री का काम है कि वो टेक्नोक्रेट को बिठा के कोई पॉलिसी बनाए। हम अच्छा, दूसरी बात आपने कही कि मैदान, बेशक मैदान बहुत खुल रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल है, एक घर में 2 बच्चे हैं और एक घर में 100, तो जो 100 बच्चे हैं वो 3 बच्चों को देगा तो 5 बच्चे खा लेंगे, 100 नहीं खा सकते। हमारी आबादी जितनी बढ़ चुकी है, अब इस वक्त सिंध की आबादी 6-7 करोड़ तो होगी सपोज, तो 6-7 करोड़ में अगर हम एक स्टेडियम खोल लेते हैं, 100 बंदों को जगह दे देते हैं, तो और जो और नफसियाती हो रही है। थोड़ा ये सोचें कि जो आबादी बढ़ रही है इम्बैलेंसमेंट ना हो, उसको भी मेंटेन करना। हमें मौके हम जो दे रहे हैं ना, बराबरी की बहुत बुनियाद लिमिटेड पे। है। ओके, हाँ। तो बहुत लिमिटेड है। वो तो मराद है, मराद जैसे कम लोगों को मिलती है। अब जैसे आपने चाय अपने लिए मंगवाई तो मेरे लिए भी मंगवाई, तो ये इक्वलिटी है कि आपने मुझे मेहमान समझा, मेरे लिए भी आगे चाय। इसी तरीके से हमें यूथ को सबसे पहले कैरिकुलम बेहतर मौके और उसके साथ ही अवेयरनेस भी दें। आप दुनिया में, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने 17 लॉज ह्यूमन राइट्स पे पास किए हैं। 17 लॉज, इस 70 यानी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसने हमारे बराबरी के लॉज पास किए। हमने इम्प्लीमेंट तो बहुत किया, लेकिन किसमें बनाने में लॉस। जब लॉस को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे तो फिर हम सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट हमने नहीं किया, तो हम वीक हैं वहाँ पे। तो इस लिहाज से हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे पंजाब, कोई सी भी गवर्नमेंट है, वो अपने अवाम को मद्देनजर रखते हुए वो। अच्छा, यहाँ पे बड़ा एक जबरदस्त सा सवाल ये भी पैदा होता है, जिस तरीके से आपने बड़ी अच्छी एक बात कही कि लॉज पाकिस्तान ने 70, मतलब जो काउंटिंग अगर करें तो 70 लॉज बना के पेश किए यूनाइटेड नेशन के लिए। अब उसी जगह पे हम देखते हैं कि जिस तरीके से आपने कहा कि पॉलिसीज, पाकिस्तान में पॉलिसीज बनती हैं अमल दरामद करवाने के लिए, जो है हम ये देखते हैं कि जी वहां वीकनेसेस पाई जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यही है 100% बिल्कुल है। तो जो लैकिंग आई वो यहाँ आ रही है कि जी हम लॉस तो बना देते हैं, लेकिन लॉस पे अमल करने के लिए या उसके लिए जो भी हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से अब भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान की लिटरेसी रेट जो है वो हमें कम दिखाई देता है। ऐसा ही देखें, हम कल से आज बेहतर है, लेकिन इतने बेहतर नहीं है कि हम और बेहतर होना है। हमें बहुत बेहतर होना है। जब हमें मिलके चलना है तो इससे बेहतर होना पड़ेगा। दूसरा आप देखेंगे, अब जैसे कि जेंडर पे कितना काम हो रहा है, खवातीन, अब एक मर्द या 2 खवातीन बैठी हुई हैं, तो ये खवातीन पे काम ही हो गया। लेकिन तो फिर इस वक्त जो लास्ट 2024 की रैंकिंग थी जेंडर की, उसमें पाकिस्तान दुनिया के बदतरीन ममालिक में से, जो एक सूडान है उससे पहले, यानी 145 आउट ऑफ 146। सोचे तो अब हमें यह भी समझना होगा कि हम अपनी पॉलिसी और काम के साथ साथ इंटरनेशनल रैंकिंग को भी बेहतर करें, जिस पे एक काम होना चाहिए बाकायदा, क्योंकि हमें इंटरनेशनल आलमी साख भी पैदा करनी होगी ना, क्योंकि उन्हीं कौमों का नाम। ये तो बड़ा जबरदस्त, बहुत अच्छी आपने बात कही। मैं सॉरी, माजरत चाहूंगा कि मैंने आपकी बात को कट किया, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आपने कहा ना कि खास करके 146 या 145 नंबर पे हम देख रहे हैं कि जब सूडान से जो है वो आ गया, क्योंकि सारी रैंकिंग, सारे मामला रैंकिंग के, अब रैंकिंग के मामला हैं माशाल्लाह। आप एक बड़ी सीनियर और उसके साथ हमने देखा कि जी पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए पूरी उम्मीद है। यूथ को क्या मशवरा देंगी और खास करके पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहेंगी? पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये है, मेरा मुल्क है, बिलव कंट्री है, कि मैं जितनी मेरी रिसर्च है, मैंने पूरी रात जो जागी और जितनी तरक्की की वो अपने मुल्क के नाम कर, माशाल्लाह। मैं चाहती तो उसको अपने नाम करती, अपनी शख्सियत के नाम करती। और मैंने जो है, क्योंकि मैं कहीं जॉब भी करती हूँ किसी गवर्नमेंट के इदारे में कॉन्ट्रैक्ट पर, तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात ना पैदा हो, इसलिए मैंने अपने डिफेंडर लिख दिया। और इस वक्त 16 ऐसे प्रोजेक्ट हैं यूनाइटेड नेशन के, जहाँ इंटरनेशनल रिसर्चर, सिर्फ 58 रिसर्चर काम कर रहे हैं। आई एम वन ऑफ देम, और मैं वहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और ये हमारी शो के लिए भी बहुत बड़ी एक जीनत है और एक ऑनर की बात है कि आज आपने सुबह हमारे लिए टाइम निकाला है और हमारे स्टूडियो में मौजूद है, क्योंकि वक्त हमारे पे बड़ा मुख्तसर सा है। हम एक लास्ट मैसेज आपसे लेना चाहेंगे जो कि पाकिस्तान के लिए हो, पाकिस्तान की आवाम के लिए हो। अपने लोगों से प्यार करें, अपने मुल्क से प्यार करें, क्योंकि हमारे लोग, हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो हमारे लोग हैं, ये बहुत मुंतज़िर हैं उन लोगों के जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कि वो हम कुछ ऐसा काम करें, यानी कि एक बंदा कोई ऐसा काम करे कि कम से कम वो 1000 बंदों के लिए रहनुमाई बन जाए। बस यही मेरा मैसेज है, रहनुमाई करें, लोगों के लिए रास्ते पैदा करें और पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। दैट्स ग्रेट, और बहुत ही खूब। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना फरा, कि खवातीन सबसे ज़्यादा हमें काम करते हुए दिखाई दे रही है। अच्छा, खवातीन के अंदर एक और हमने चीज़ देखी है कि वो जो एक वो कहते हैं ना कि ऑनेस्टी तो है, ऑनेस्टी के साथ साथ एक वो जो मोहब्बत का रिश्ता
ना बच्चों के साथ, वो आज भी बिल्कुल वैसे वाला है जैसे एक माँ का अपने माँ बच्चे का, के साथ बिल्कुल होता ऐसा है। ही। तो वो सिखाने का जो एक टेंडेंसी है वो भी उतनी ही स्ट्रांग हमें नजर आ रही होती है। यहाँ पर अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं हम लोग, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे से जुड़े रहे, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी है। जैसे कि आपने हमारी मेहमान से भी मुलाकात की और कितनी ज़बरदस्त उनके पास इंफॉर्मेशन थी और उन्होंने बताया कि मोबाइल का सही इस्तेमाल भी हमारे नौजवानों को उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बड़ी अच्छी एक और गुफ्तगू का सिलसिला भी नजर आया कि जी पाकिस्तान के यूथ के लिए अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो बहुत से चांसेस हैं, लेकिन हम अवेल नहीं करते, ये एक अलग बात है। इसके लिए डेफिनेटली अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए और नाजिया नाज से हमने ये भी कहा है कि अब वो भी अवेयरनेस सेशन शुरू करें और हम सब लोग जो कि यूथ का हिस्सा है हम भी जाएंगे, हम भी जाके अटेंड करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आप लोग भी उन तमाम चीज़ों को अटेंड करें। लेकिन इसके साथ साथ अब हम स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे क्योंकि ये जो स्टोरीज हैं अगर इसके ऊपर बात की जाए तो अब हम रिपोर्ट है एक जो कि दुबई के हवाले से है। गुज़िश्ता 4 दिन कबल या 5 दिन कबल हमने देखा कि न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस की गई, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया भर में सेलिब्रेशन हुई, लेकिन दुबई की जो एक सेलिब्रेशन है वो बड़ी मानी जाती है। दुनिया भर से लोग सारी चीजें जो कि बहुत ज्यादा फेमस हैं, जैसे हम दुबई की प्रॉपर्टीज की बात करें, हम दुबई में घूमने फिरने की बात करें, दुबई के खाने की बात करें, शॉपिंग की बात करें, तो दुबई जो है ना वो हर लिहाज से बहुत बेहतरीन एक, और हमें यहाँ से करीब भी बहुत पड़ता है, नहीं 2 घंटे की फ्लाइट है, आप दुबई पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी हम बात करें दुबई में नए साल में जो है वो पहले ही दिन 58 अरब रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टीज फरोख्त हो गई हैं। साल 2026 के पहले ही दिन में 58 अरब रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टीज वहां पर फरोख्त की गई। रिपोर्ट के मुताबिक नए साल के पहले ही दिन दुबई में 771.12 मिलियन दिरहम, तकरीबन पाकिस्तानी 58 अरब 80 करोड़ 65 लाख पाकिस्तानी रुपए की प्रॉपर्टीज वहां पे फरोख्त की गई। सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर दुबई में एक दिन में 204 सौदे मुकम्मल हुए, जिनमें 140 रिहायशी यूनिट्स, 40 इमारतें और 24 प्लॉट्स फरोख्त हुए हैं। जिसके बाद सबसे बड़ी मालियत जो है वो सौदा पाम जुमेरा में हुआ, जहां एक लग्जरी अपार्टमेंट 3 करोड़ 35 लाख दिरहम में फरोख्त हुआ है। उसके बाद बुर्ज खलीफा के करीब जो एक एड्रेस फाउंटेन आपने देखा होगा, व्यूज है ना, वहां पे फिर टावर में 2 वाक़े और एक होटल अपार्टमेंट जो कि 1 करोड़ 44 लाख दिरहम में फरोख्त हुआ है। क्या बात है भाई। और लग्जरी लाइफ स्टाइल हम देखते हैं कि हर शख्स चाहता है कि वो अच्छे से अच्छे तरीके से जो मेहनत उसने की है उसका फल उसे मिले, और ऐसे में इतनी प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो कि हम देखते हैं दुबई में सबसे ज्यादा होती हुई दिखाई देती हैं। बुर्ज खलीफा की बात करें, जुमेरा बीच की बात करें, पाम जुमेरा की बात करें, या इसकी तरीके से हमने देखा कि और बहुत से स्काई टावर्स इस तरह के बनाए गए हैं जहां पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से हम बात करते हैं कि जी अपार्टमेंट्स की, तो वहां पे अपार्टमेंट्स की सिर्फ ये नहीं है कि जो आपने खरीद लिया, खरीदने के बाद उसकी रेंटल इनकम जो है ना वो बड़ी जबरदस्त जनरेट होती है, होटल्स बना दिए जाते हैं। तो ये तमाम सूरत हाल वो हमें नजर आ रही है कि जिसमें हमने देखा कि जी इस साल 2026 में स्टार्ट में ही जैसे ही न्यू ईयर शुरू हुआ, बुर्ज खलीफा पे हमने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और वहां पे उन्होंने एक आई कैचिंग व्यू बनाया हुआ है पूरा, और वो चाहे तो हर बिल्डिंग में जाके इस तरीके की आतिशबाजी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक ही जगह बनाई हुई है ताकि दुनिया के लोग सिर्फ वहां आए और वहां आके जो है ना सेलिब्रेशन को एंजॉय कर सकें। जैसे हम उस दिन बात करें तो आप रोनाल्डो की बात कर रहे थे जिन्होंने लग्जरी एक विला खरीदा था इस तरह से कुछ, और हमने देखा कि हमारे एक पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर हैं आमिर खान, वो भी वहाँ दुबई में तकरीबन उनकी भी वहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वो वहाँ रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक तो दुबई जो कि पाकिस्तानी लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत करीब तर है और कन्वीनियंट भी है और सारी सहूलियात, और अगर हम लग्जरी की बात करें तो दुबई जो है वो सरफहरिस्त लग्जरी में आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब लग्जरी लाइफ की तो हमने बात की है, लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ हम ये देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान में लग्जरी लाइफ तो अपनी जगह मैटर करती है, लेकिन वो कहते हैं ना, आपने लास्ट टाइम बड़ी अच्छी बात कही थी कि सेहत है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो लग्जरी लाइफ भी है आपके पास, और ये लग्जरी लाइफ में तो हम गुजार देते हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो कैंसर के मरीजों में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आए दिन आप देखें कि किसी को कुछ भी अचानक से बीमारी हो जाती है और हम देखते हैं कि जी वो किसी न किसी तरीके से कैंसर से अफेक्ट होता है। आया किसी को जो है वो ब्लड कैंसर है, आया किसी को जो है वो लंग्स कैंसर है, किसी को हम देखते हैं स्किन कैंसर है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि मुतादिद कैंसर्स की जो समझने की एग्जाम है वो अब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे में क्यों हो रहे हैं, ये वजूहात सामने आ गई हैं। सबसे ज़्यादा इसकी जो बड़ी वजह वो यह है कि लाल गोश्त खाना। लाल गोश्त मतलब वो जो लाल इस तरह हो जाता है कि गोश्त वैसे तो जाहिर थोड़ा सा पिंक से कलर का होता है, मतलब ताज़ा गोश्त जो होता है वो लाल नहीं होता, और लाल गोश्त का मतलब ये हो कि वो गोश्त जो कि फिरोजन हुआ हुआ हो। तो हम देख रहे हैं कि अब हमारे यहाँ भी लोग जो है वो खाने के लिए बीफ
या चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ऐसा चिकन होता है जो कि फ्रोजन हुआ होता है। तो फ्रोजन फूड ऑलरेडी जो है वो हम ये देख रहे हैं कि जी मुज़र सेहत है। तो ऐसे में पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में जिस तरीके से खाने बड़े लजीज से होते हैं लेकिन हम स्टोर कर देते हैं। अब स्टोर के चक्कर में सिलसिला ये देखने में आ रहा है ना कि गोश्त को बहुत अच्छी तरह से पकाना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से वो गला हुआ होना चाहिए ताकि बहुत, जैसे हम कहते हैं सब्जियां हमें थोड़ी कच्ची खानी चाहिए। अगर सब्जियां पका रहे हैं तो उनको पूरी तरह से पकाना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत उनमें कच्चापन रहना। और इसी तरह से गोश्त के लिए कहा जाता है कि गोश्त बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात स्टेक्स खाई जाती है तो वो आधी कच्ची और आधी पकी भी होती है, तो वो हम नुकसानदेह, सेहत के लिए वो नुकसानदेह साबित होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन दूसरी जानिब जो प्रोसेस गोश्त की बात की जा रही है ना, प्रोसेस जो फूड जिस तरीके से हम देखते हैं, इसका बता रहे हैं कि प्रोसेस गोश्त जो है वो अक्सर नाइट्रेट की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है जो जिस्म में जाकर कैंसर का खतरा बढ़ाने वाले मुरक्कबात बना देती है और उसके बाद कैंसर की तशखीस जो है वो एक नॉर्मल सी हो जाती है। इजाफी सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल जो है वो भी मुज़र सेहत है। इसी तरीके से बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज खा रहे होते हैं। खुदारा फ्रेंच फ्राइज, डीप फ्राइज जो होते हैं वो ना खाएं। अपने घरों में जो है वो कोशिश करें कि जो ला के और रख दिए जाते हैं, फिर वो निकाल के बस फ्राई किए और दे दिए। अब हम ना सहूलतों को आसान करने के लिए अपनी सहूलत के लिए जो है वो इस तरह के काम करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है। हमारे बच्चे हम देखते हैं कि जी किस तरीके से कौन आए रोजाना आलू को छीले, वो उसके बाद उसको जो है वो कटिंग करे और फिर उसको बनाए, तो लोगों ने जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये कि बस आपने खरीदा पैकेट लाके फ्रिज में रख दिया, निकाला, फ्राई किया और दे दिया। इसी तरह से फ्रोजन फूड्स की बात करें, अगर हम नगेट्स की बात करें या कबाब्स की बात करें, तो आपने पैकेट खरीदा, अगर वो घर में आप नहीं भी बना सकते तो कोई बात नहीं। आप हमने देखा अक्सर आपने देखा होगा कि मार्ट्स पे बने बनाए मसाले भी मिलते हैं, तो आप वो घर में लाके भी बना सकते हैं। फ्रोजन से तो वो भी बेहतर है कि आपने घर से अच्छा, एक तो ये कि आपने बताया जो फ्राइज हैं वो रेडीमेड मिली और अब आपने फ्रीजर कर दी। दूसरी जानिब एक और चीज वही बता रहे हैं कि जो ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली हम उसमें पकोड़े भी तल रहे हैं, समोसे भी तल रहे हैं, उसी में हम फ्राइज भी तल रहे हैं, उसी में हम घर के सालन के लिए भी कुछ ना कुछ तल रहे हैं। तो ये वो तमाम चीजें मिलके जो है ना वो बना देती हैं एक मुरक्कब बना देती है और वो मुरक्कब एक केमिकल की तरह का हो जाता है जो कि सेहत के लिए बड़ा खतरनाक होता है और उससे भी कैंसर की अलामात बढ़ जाती हैं। ये तहकीकात के हवाले से बताया जाता है कि जानवरों में कैंसर का खतरा बढ़ाने का बाइस करार दिया गया, जबकि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने भी इसे इंसानों में मुमकिन तौर पर कैंसर के खतरात बढ़ाने का उनसर करार दिया है। वहीं चीनी के हवाले से बताया कि जी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, और इसमें हम देखते हैं कि चीनी आजकल थोड़ी सी लोकल भी आ रही है। कुछ चीनी जो है वो शुगर से तैयार की हुई है, कुछ केमिकल से तैयार करके बनाई जा रही है। वो जो केमिकल वाली चीनी है वो भी खतरनाक है। वैसे तो चीनी वैसे ही खतरनाक है, बायकॉट करना चाहिए शुगर का, ताकि आप सिंपल जो है वो क्या होता है मुख्तार, ऐसा होता है कि देखिए अल्लाह ना करे अगर हमें कोई बीमारी कोई डायग्नोस हो जाती है तो हम उसकी एहतियात उस बीमारी के डायग्नोस होने के बाद करते हैं कि अब हमें अल्लाह करे कोई हार्ट का मर्ज हमें हो गया है तो हमने ऑयल खाना छोड़ दिया, हमने बड़े का गोश्त बंद कर दिया। तो ये चीजें आपने अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ फील होता है इस तरह का तो ये चीजें आपने पहले से शुरू करनी है, या हम जैसे नॉर्मल भी अगर चाहें तो इस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। अपने बच्चों को आप 3 साल की उम्र से जो है ना वो सब्जियां खाने की आदत डालें, हर तरह की सब्जी खिलाएं ताकि उनको ये आदत रहे। और वो गोश्त वाला जो एक बीफ खाना कोई बुरी बात नहीं है, चिकन खाना बुरी बात नहीं, लेकिन उसकी मिकदार आप कम रखें। अच्छा, अब एक और चीज़ है बच्चों के लिए, वो खवातीन जो कि इस वक्त हमें देख रही हैं जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी है, और गालिबन मैं आपको भी कहूँगा कि हर किसी के घर में बच्चे होते हैं, तो मेरे घर पे भी बच्चे हैं, तो कोशिश ये करें। हम देखते हैं कि बच्चे नूडल्स बहुत शौक से खाते हैं, तो जी अल्ट्रा प्रोसेस पैकेज फूड्स के बारे में बताया जा रहा है जिसमें इंस्टेंट नूडल्स की बात हो रही है। हम देखते हैं कि जी वो बॉयल किया और वो बना लिया, तो जी जनाब वो इसी तरीके से सीरियल्स हो गए, ये वो मीठे सीरियल्स जो आते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि कैंसर का बाइस बन रही हैं। इससे सबको बचना होगा ताकि आपके बच्चे महफूज रहें और अच्छी ताज़ी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। जले हुए खाने हम देखते हैं जी, कढ़ाइयाँ, भुनी हुई कढ़ाई, या हम बाहर रेस्टोरेंट्स के अंदर जले हुए खाने जो खा रहे हैं बारबेक्यू के नाम के ऊपर, हम देख रहे हैं कि जी हम काफ़ी ज़्यादा उसको गलाने के चक्कर में जला देते हैं चीज़ों को, तो जी ये भी एक वजह बन रही है कैंसर की। इससे बचने के लिए कोशिश करें कि घर का हमारे पास जैसे जैसे एडवांस होता जा रहा है ना दौर, तो हमारे पास वो बर्तन भी फिर उसी तरह के आ गए। हमने वो नॉन स्टिक लेना शुरू कर दिए, वो स्टील लेना। जैसे हमारी अम्मी अगर नानियाँ
दादियाँ जो होती थी वो लोहे की कढ़ाई में खाना बनाती थी, बिल्कुल ऐसा तांबे ही। की कढ़ाई होती थी, पीतल की, तो उससे जो खाने की जो इफादियत होती है, जो ग़िज़ाइयत होती है ना, वो वेस्ट नहीं होती थी। ऐसा ही है। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब हम बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट स्टोरी है वो हमारे पास है स्पोर्ट्स के हवाले से। चूंकि पाकिस्तान में पहली बार प्रोफेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया है और बताई जा रही है कि इसमें जीतने वालों को एक बड़ी रकम दी जाएगी। वो रकम बताई जा रही है $2,43,000 पर मुश्तमिल है। स्क्वॉश चैंपियन का जो ये मैच होने जा रहा है ये इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा 6 जनवरी से, और 6 जनवरी से शुरू होने वाली चैंपियनशिप में आलमी स्क्वॉश रैंकिंग के तमाम टॉप खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे और इसके साथ साथ 80 ममालिक में इवेंट के मैच बराह रास्त भी दिखाए जाएंगे। तो जी जहां क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन हम देखते हैं और मुख्तलिफ गेम्स हैं, वहीं स्क्वॉश के जो अब मैचेस हैं उसके लिए बात की जा रही है कि जी वो मैच होने ज़रूरी भी हैं। अब देखते हैं इसके अंदर कितना ज़्यादा जो है वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और कराची हो गया, पूरे सिंध से लोग बड़े ज़्यादा हम ये देखते हैं कि जी कोशिश कर रहे होते हैं कि जी स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, तो हो सकता है कि वो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। अब हम आएंगे एंटरटेनमेंट की खबर पे। मैं चाहूँगा एंटरटेनमेंट की खबर आप शुरू करें कि वो है क्या। एंटरटेनमेंट की खबर कुछ इस तरह से है कि भारतीय रियलिटी शो जिसका नाम बिग बॉस है, जो कि मुख्तलिफ ज़ुबानों में भारत में दिखाया जाता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस तामिल की। इस वक्त ऐसा है कि भारतीय रियलिटी शो में साथी फनकारों ने अदाकारों को गाड़ी से बाहर धकेल दिया। जख्मी हालत में जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस तामिल 9 के दौरान साथी फनकारों ने अदाकारा को गाड़ी से बाहर धकेल दिया, जिसके बाद वो जख्मी हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिग बॉस तामिल 9 की टिकट टू फिनाले के जो था वो उसके खेलने के लिए वो क्या कहते हैं, एक टास्क होते हैं मुख्तलिफ, जिस दौरान वो उनको गाड़ी से बाहर धकेल दिया गया और वो शदीद जख्मी हो गई। अच्छा, ऐसे में हम कहते हैं कि पैमरा के साथ साथ वहाँ वैसे हम देखते हैं कि जी भारत का जो एक वतीरा बना हुआ होता है वो खुद ऐसी उल्टी सीधी चीजें करने की कोशिश करता है ताकि वो लाइमलाइट्स में नजर आए। अब एक चीज होती है कि इंसानियत की हद से गिर जाना, तो ये वाले जो वाकयात है जिसमें आप रियलिटी शो के नाम पे जो है वो लोगों को धोखा दही तो कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो एक शो है ना भारत बिग बॉस, जिसको एक रियलिटी शो का नाम ये लोग देते हैं, ये इस तरह का शो है कि जहां पर अगर आप 8-10 लोगों को एक जगह बंद कर दें जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ फैमिली बैकग्राउंड से हैं, उनकी पर्सनालिटीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और फिर वो इस तरह की हरकत करें और फिर आपसे बाकायदा वो लिखवाते हैं कि अगर कुछ हो जाता है या पूरी एक साइनिंग अथॉरिटी वो आपसे लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं तो इस पे एक्शन तो बनता है। एक्शन भी बनता है। दूसरी जानब ये है कि हम ये वही कहेंगे जिस तरीके से एक इदारा हमारे पास पैमरा है जो कि इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करता हुआ दिखाई देता है, इसी तरीके से उनके पास भी कोई इदारा होगा तो उस इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको भी कोशिशें करनी चाहिए कि वो इसके ऊपर थोड़ी नज़रसानी भी करे। अगर ऐसे हादसात के चक्कर में अल्लाह ना करे किसी की जान चले जाती तो ये एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता। तो जी होश के नाखून लेने चाहिए भारत को और कोशिश करना चाहिए कि एंटरटेनमेंट के नाम पे ये लोगों की जिंदगी से खेलना बंद करें। और अब हमारे प्रोड्यूसर्स भी यही कह रहे हैं पीछे से कि भाई टाइम बहुत कम है, आप लोग तो काफी ज्यादा बोलना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो जनाब भारत को भी सीखना चाहिए। आज की इंशाल्लाह हमारा जो ये प्रोग्राम है इससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा और समझा होगा। यूथ के लिए यही पैगाम हम आज के प्रोग्राम में देंगे कि जी कोशिश जो है वो करें तमाम यूथ जो कि खास करके मैं कहूँगा कि जी 14 साल से लेके 25 साल की उम्र के लोग हैं और कोशिश करें कि आगे निकलें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, मेहनत करें खूब सारी और अपने फ़ोन को अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें ताकि आप जब अपने मुल्क को किसी आलमी फॉर्म पे जब आप करेंगे उसको प्रेजेंट करेंगे तो फिर ये आपके लिए भी बाइस फ़ख्र होगा और आप भी हम भी उस पर फ़ख्र फील करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको अपने प्रोग्राम मेट्रो लाइट में बुला सकें। क्या बात है, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा ये बड़ी अच्छी चीज़ है और मेट्रो लाइट का जो प्रोग्राम है हम इसके तवज्जुह से यही कहेंगे वो यूथ जो कि अपना टैलेंट दिखाना चाहती है जिसमें बहुत कुछ पोटेंशियल है वो भी अगर हमारे पास आएगी तो हम उसको प्रमोट भी जरूर करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट।